नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरी नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो में मैंने जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस किया था वो टॉपिक डिस्कस किया था क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। तो मैंने आपको जब क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स डिस्कस किया था तो आपको मैंने बताया था क्लासेस क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स हम किन्हें कहते हैं। देन मैंने आपको कंस्ट्रक्टर बताए थे क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं वो बताया था आपको, और मैंने आपको स्टैटिक मेंबर्स इन ए क्लास, जब आप एक वेरिएबल को स्टैटिक डिक्लेयर कर देते हैं या एक स्टैटिक फंक्शन डिक्लेयर कर देते हैं तो उससे वो कैसे बिहेव करता है, ये चीजें सारी चीजें मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताई थी। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है C++ में, वो टॉपिक है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। फंक्शंस आपको पता है, फंक्शंस को हम मेथड्स भी कह देते हैं। फंक्शंस आपको पता ही है, आपको मैंने क्लासेस के अंदर फंक्शंस बना के बताए थे आपको, जैसे इनपुट फंक्शन बना के बताया था, शो फंक्शन बना के बताया था आपको। तो जो फंक्शंस होते हैं वो कैसे कॉल होते हैं, D1 अगर आपने एक डिस्टेंस क्लास बनाई है और उसके ऑब्जेक्ट्स D1 D2 D3 को आपने बना दिए हैं तो फंक्शन कैसे कॉल होते हैं आपके, D1 डॉट इनपुट, डॉट ऑपरेटर से कॉल होते हैं इनपुट, D1 डॉट इनपुट D2 डॉट इनपुट। अब क्वेश्चन ये आता है, फंक्शंस तो आपको पता है कि कैसे बनाते हैं और कैसे कॉल होते हैं ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अगर ऑब्जेक्ट्स के साथ ऑपरेटर अगर आप यूज करते हो तो क्या आप यूज कर पाओगे। जैसे कि मैंने इस लाइन में लिखा है D1 प्लस D2, ये प्लस ऑपरेटर मैंने दो ऑब्जेक्ट्स D1 और D2 के बीच में लिख दिया है। तो क्या कोई ऑपरेटर आपकी क्लास के ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज कर सकते हो, तो आंसर इसका है कि आप कोई भी ऑपरेटर ऑब्जेक्ट्स के साथ यूज नहीं कर सकते। अगर आपने ये स्टेटमेंट लिख दी तो क्या होगा, आपका एरर आएगा आपका। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑपरेटर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा उस क्लास के लिए, क्योंकि जो ऑपरेटर होते हैं बेसिक डाटा टाइप के साथ तो कैसे यूज करने हैं कंपाइलर को पता है। बेसिक डाटा टाइप कौन से होते हैं आपके, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, इनके साथ कैसे ऑपरेटर्स को यूज करना है, कैसे उनकी वर्किंग है, ये पहले से ही आपका कंपाइलर के अंदर कोडिंग कर रखी है। लेकिन क्योंकि क्लासेस और स्ट्रक्चर्स यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं, क्लासेस और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होते हैं। तो अगर आप उन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप के ऑब्जेक्ट्स के साथ, क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ अगर आप कोई भी ऑपरेटर लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो ऑपरेटर पहले क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। आपने अगर प्लस ऑपरेटर D1 D2 के साथ लिखना है तो उसका बिहेवियर, ऑपरेटर प्लस का बिहेवियर आपको बताना पड़ेगा क्लास के अंदर। फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपको पता है, फंक्शंस क्या होते हैं, जस्ट एक फंक्शन का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, ऐसे ऑपरेटर का भी एक स्पेसिफिक टास्क होगा। जैसे फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं वैसे ही हम ऑपरेटर में भी क्या कर सकते हैं, पैरामीटर पास कर सकते हैं। जैसे फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न कराते हैं, ऐसे ऑपरेटर से भी क्या कर सकते हैं, आप वैल्यूज, किसी भी टाइप की वैल्यूज, चाहे बेसिक डाटा टाइप्स है, चाहे यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स है, चाहे आप इंटीजर, फ्लोट, क्या रिटर्न कर लो, चाहे ऑब्जेक्ट्स रिटर्न कर लो। तो कहने का मतलब ये,
ऑपरेटर और फंक्शन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिमिलर ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है आपका? क्या डिफरेंस है आपका? सिर्फ उसके नेमिंग जो कन्वेंशन है, नेमिंग कन्वेंशन डिफरेंट होती है। जैसे फंक्शन का एक नाम होता है, ऐसे ऑपरेटर का आपको क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना पड़ेगा और ऑपरेटर का सिंबल यूज करना पड़ेगा। उसको उसका नाम रख, जो फंक्शन का नाम होता है उसकी जगह आपको ऑपरेटर कीवर्ड यूज करना है और ऑपरेटर का सिंबल यूज करना है नेम की जगह। तो ये क्लास क्या कर रही है आपकी? डिस्टेंस क्लास है। ये क्लास मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं फीट इंचेस में। तो फीट और इंचेस क्या है मेरे? इंटीजर और फ्लोट वेरिएबल है और ये प्राइवेट मेंबर्स है। मैंने प्राइवेट कीवर्ड नहीं लिखा है, लेकिन बाय डिफॉल्ट आपको मैंने बताया था ये मेंबर्स क्या होते हैं आपके इस क्लास के अंदर, प्राइवेट होते हैं। फिर पब्लिक मेंबर बनाए मैंने, इनपुट फंक्शन बनाया है, इसके पैरामीटर कुछ भी नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है और ये क्या करेगा? इनपुट फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी इन कराएगा, यानी कीबोर्ड से इनपुट कराएगा। शो फंक्शन है, इसमें भी कोई पैरामीटर नहीं है, रिटर्न टाइप वॉइड है। ये क्या करेगा? शो फंक्शन फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी आउट कराएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि ऑपरेटर बनाना कैसे है। अगर हम प्लस ऑपरेटर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज करना चाहते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे? उसको बना के कैसे बनाना होता है आपका ऑपरेटर कीवर्ड लिखना होता है, स्पेस करो या बिना स्पेस के ऑपरेटर का सिंबल आएगा। ऑपरेटर कीवर्ड के बाद ऑपरेटर का सिंबल आएगा। प्लस ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो हम प्लस सिंबल लिखेंगे। फिर ब्रैकेट्स आएंगे। ब्रैकेट्स में मैंने एक पैरामीटर रखा है और वो पैरामीटर मैंने किस टाइप का रखा है? डिस्टेंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट इस ऑपरेटर को क्या करेंगे? पास करेंगे। और इसका ऑपरेटर का जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है? डिस्टेंस है। कहने का मतलब ये कि ये ऑपरेटर इसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट क्या करेगा? रिटर्न करेगा। ये वर्किंग मैं आपको बाद में समझाऊंगा, पहले मेन देखते हैं। मैंने डिस्टेंस क्लास के 3 ऑब्जेक्ट्स बनाए, D1, D2, D3, 3 ऑब्जेक्ट्स बने। क्योंकि D1, D2, D3 डिस्टेंस क्लास के ऑब्जेक्ट है तो कुछ डाटा मेंबर्स इन ऑब्जेक्ट्स में क्रिएट होंगे। कौन से क्रिएट होंगे? जो हमने क्लास के अंदर डिक्लेयर किए हैं वेरिएबल्स, सिंपल वेरिएबल्स। तो D1 में क्या होगा? फीट और इंचेस बनेंगे। ऐसे D2 में अलग से फीट और इंचेस बनेंगे। ऐसे D3 में भी अलग से फीट और इंचेस बनेंगे। ये तो आपको पता ही है कि क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स जब आप बनाते हैं तो उसमें कुछ डाटा मेंबर्स क्रिएट होते हैं। कौन से क्रिएट होंगे? जो क्लास के अंदर डिक्लेयर किए होंगे। D1 और D2 के फीट और इंचेस का डाटा क्या होगा? क्योंकि मैंने क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर तो बनाया नहीं है तो इस क्लास के लिए क्या होगा? एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कंपाइलर आपकी क्लास के लिए बना देगा। क्योंकि हमने इसमें कोई भी कंस्ट्रक्टर स्पेसिफाई नहीं किया हुआ, पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया हुआ, तो इसलिए डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होगा? इस क्लास के लिए बन जाएगा। तो वो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? फीट और इंचेस मेंबर्स को क्रिएट करेगा और उनको गार्बेज डाटा से इनिशियलाइज कर देगा। क्योंकि D1, D2, D3 के फीट इंचेस में गार्बेज डाटा है, कोई मीनिंगफुल डाटा एंटर करना है तो मीनिंगफुल डाटा एंटर करने का काम किसका है? इनपुट फंक्शन का है। तो मैंने D1 डॉट इनपुट फंक्शन कॉल किया। इनपुट फंक्शन कौन से ऑपरेटर के, कौन से ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है? D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हो रहा है। तो ये फीट और इंचेस किसके होंगे?
D1 के होंगे और आप कोई ना कोई वैल्यू इनपुट कर देंगे। सपोज मैंने करीब 2 और 10 D1 के फीट एंड इंचेस मैंने क्या एंटर कर दिए, 2 फीट और 10 इंचेस मैंने एंटर कर दिए। ऐसे नेक्स्ट टाइम मैंने D2 डॉट इनपुट कॉल करा है, तो ये फीट और इंचेस किसके होंगे, D2 के होंगे, और D2 के फीट इंचेस की वैल्यू मैंने 3 और 10 एंटर कर दी है। क्योंकि D1 और D2 के फीट और इंचेस में मीनिंगफुल डाटा आ चुका है, आपने कीबोर्ड से इनपुट कर दिया है। अब मैं ये चाहता हूं कि दोनों D1 और D2 को सम अप करना चाहता हूं, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करना चाहता हूं। तो मैं ये चाहता हूं कि दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में प्लस ऑपरेटर लिख पाऊं। तो अगर आपको प्लस ऑपरेटर लिखना है तो आपको प्लस ऑपरेटर इस क्लास के अंदर उसका बिहेवियर क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्योंकि मैंने प्लस ऑपरेटर लिखा हुआ है तो D1 प्लस D2 इस स्टेटमेंट के लिए ये ऑपरेटर कॉल हो जाएगा। कौन वैसे देखा जाए तो कैसे कॉल करना चाहिए, D1 डॉट ऑपरेटर प्लस D2, ऐसे D1 डॉट ऑपरेटर प्लस D2 ऐसे कॉल करना चाहिए हमें ऑपरेटर को, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते हैं। लेकिन आपको डॉट ऑपरेटर नहीं लगाना है, आपको D1 प्लस D2 ही लिखना है। कंपाइलर अपने आप क्या करेगा, D1 ऑब्जेक्ट के लिए इस प्लस ऑपरेटर को कॉल कर लेगा और D2 ऑब्जेक्ट को D ऑब्जेक्ट में एज ए पैरामीटर पास कर देगा। तो D में क्या आ गया, D2 का डाटा आ गया। और ये जो फीट और इंचेस लिखे हुए हैं ये किस ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे, ये D1 ऑब्जेक्ट के लिए माने जाएंगे। क्योंकि D1 ऑब्जेक्ट के लिए क्या हुआ है, प्लस ऑपरेटर कॉल हुआ है। जैसे कि इनपुट में फीट और इंचेस मैंने डायरेक्टली लिखे हुए हैं, किस ऑब्जेक्ट के माने जाते हैं। अगर D1 ऑब्जेक्ट से इनपुट कॉल किया है तो फीट और इंचेस D1 के माने जाएंगे, और अगर D2 ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इनपुट फंक्शन को कॉल किया है तो D2 के माने जाएंगे। तो ये जो फीट और इंचेस जो यहाँ डायरेक्टली लिखे हुए हैं ये किस ऑब्जेक्ट के माने जाएंगे, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने ऑपरेटर प्लस को कॉल किया है। और किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है, D1 ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल हुआ है। यहां मैंने एक लोकल ऑब्जेक्ट बनाया डिस्टेंस z में क्या होगा, D1 और D2 का सम आएगा, प्लस करके हम z के फीट और इंचेस में क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। z डॉट फीट में किसका होगा, D1 के फीट, और d डॉट फीट मतलब D2 के फीट, दोनों को ऐड करेगा। D1 का फीट कितना है, 2 है, और D डॉट फीट में क्या हुआ है, आया है 3 आया है। तो 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा, Z के फीट में कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर D1 के इंचेस 10 है, और D2 के D डॉट इंचेस में भी क्या वैल्यू आई है, 10 आई है। तो 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो Z डॉट इंचेस में क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। फिर मैंने चेक करा क्या Z डॉट इंचेस 12 से ग्रेटर हो गया है या इक्वल हो गया है, बिल्कुल 20 हो गया है Z डॉट इंचेस। तो मैंने Z डॉट फीट में 1 ऐड कर दिया है और Z डॉट इंचेस में 12 माइनस करके Z डॉट इंचेस की वैल्यू अपडेट कर दी है मैंने। क्योंकि आपको पता है अगर आपका 12 इंचेस हो जाता है, 12 इंचेस हो जाता है, तो फीट का इंक्रीमेंट हो जाएगा और इंचेस में से 12 माइनस हो जाएंगे। क्योंकि Z डॉट इंचेस में 20 आ गया था, 12 से ज्यादा है वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, फीट में इंक्रीमेंट कर देंगे और Z डॉट इंचेस में 12 माइनस कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, क्योंकि Z के फीट और इंचेस में दोनों D1 और D2 ऑब्जेक्ट्स के फीट और इंचेस का सम आ गया है। तो आपको Z ऑब्जेक्ट
रिटर्न कराना है। z क्या है, बेसिकली डिस्टेंस क्लास का ही ऑब्जेक्ट है, और इस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप भी क्या है, डिस्टेंस ही है। तो z रिटर्न करके किसमें कलेक्ट हो जाएगा, D3 में क्या आ जाएगा, वो कलेक्ट हो जाएगा। z का फीट D3 के फीट में कॉपी हो जाएगा, और z का इंचेस D3 के इंचेस में कॉपी हो जाएगा, और D3 डॉट शो करोगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 6 and 8 इंचेस, 6 feet 8 इंचेस, 6 feet 8 इंचेस वैल्यू आपको D3 के फीट इंचेस में वैल्यू शो क्या करेगा, डिस्प्ले कर देगा। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग बेसिकली क्या होती है, अगर आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी ऑपरेटर अगर आप डायरेक्टली लिख दोगे विदाउट क्रिएटिंग द बिहेवियर ऑफ दैट ऑपरेटर फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लासेस, देन आपका वो काम नहीं करेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, ऑपरेटर पहले क्लास के अंदर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाना पड़ेगा, ऑपरेटर कीवर्ड और ऑपरेटर का सिंबल। अगर उसमें पैरामीटर पास करना है तो ये रिक्वायरमेंट है, क्योंकि D2 हमने प्लस ऑपरेटर के राइट साइड में हम D2 लिखेंगे तो वो एक पैरामीटर आपको पास करना पड़ेगा, और इसका रिटर्न टाइप भी आपको डिस्टेंस ही रखना है, क्योंकि दोनों को ऐड करके हमें ऑब्जेक्ट इक्वल टू भी हमने लिखा हुआ है इक्वल। अगर इसका रिटर्न टाइप मैंने वॉइड कर दिया तो ये D3 इक्वल टू स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, इनवैलिड हो जाएगी, क्योंकि इक्वल टू करके हमें z की ऑब्जेक्ट की वैल्यू किसमें रिटर्न करनी है, D3 में भी D3 में रिटर्न करनी है। आपको इसमें ऑब्जेक्ट कैसे पास करते हैं एक फंक्शन को या ऑपरेटर को, और ऑब्जेक्ट कैसे रिटर्न करते हैं एक फंक्शन से ऑपरेटर से, बिल्कुल वैसे ही पास करते हैं जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल समझाए हैं। यानी फीट का डाटा D2 के फीट का डाटा D के फीट में कॉपी हो जाएगा, और D2 के इंचेस का डाटा D के इंचेस में कॉपी हो जाएगा। यानी मेंबर बाय मेंबर क्या होता है आपका, जब पैरामीटर पास करते हो तो वो मेंबर बाय मेंबर कॉपी कर देता है। ऐसे ही जब रिटर्न करता है तो रिटर्न भी वो क्या करता है, मेंबर बाय मेंबर रिटर्न कर देता है वैल्यूज को। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्यों कहा हमने इस कंसेप्ट को, क्योंकि प्लस ऑपरेटर का बेसिक डाटा टाइप के साथ बिहेवियर तो पहले से ही डिफाइंड है, पहले से ही कंपाइलर को पता है, और हमने ऑब्जेक्ट्स के लिए और डिफाइन कर दिया, तो प्लस ऑपरेटर को रीडिफाइन कर दिया ऑब्जेक्ट्स के लिए भी। तो क्योंकि ऑपरेटर बेसिक के लिए भी डिफाइंड है, ऑब्जेक्ट्स के लिए भी डिफाइंड है, तो एक से ज्यादा ऑपरेटर बन गए। बेसिक के लिए कंपाइलर ने बना रखा है और ऑब्जेक्ट्स के लिए हमने बना दिया है, तो ऑपरेटर को हमने ओवरलोड कर दिया है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग कह देते हैं। आइए आप देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं एक और एग्जांपल ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप, जैसे मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में बताया प्लस ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करते हैं, आपको बताया समझाया कि ऑब्जेक्ट्स के साथ अगर आपको प्लस ऑपरेटर लिखना है तो कैसे लिखना है। आइए आप देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, प्लस प्लस ऑपरेटर अगर आपको ओवरलोड करना है तो कैसे ओवरलोड करना है, क्योंकि प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर की दो नोटेशंस हैं, एक प्रीफिक्स नोटेशन है, एक पोस्टफिक्स नोटेशन है। तो इस एग्जांपल में मैंने प्रीफिक्स के लिए अलग से ऑपरेटर बना रखा है और पोस्टफिक्स के लिए अलग से ऑपरेटर बना रखा है, क्योंकि एक ऑपरेटर बना देंगे तो वो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के लिए दोनों के लिए चल तो जाएगा, लेकिन पोस्टफिक्स का जो बिहेवियर है वो अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये देखते हैं, मैंने एक काउंटर क्लास बनाई, उसमें एक वेरिएबल int टाइप प्राइवेट डिक्लेयर किया। ये इस प्रोग्राम का बनाने का मकसद ये है कि अगर हम ऑब्जेक्ट्स के थ्रू, अगर मैंने C1, C2, C3 तीन ऑब्जेक्ट बनाए हैं,
अगर मैं ऑब्जेक्ट के साथ प्लस प्लस ऑपरेटर लिखूं प्रीफिक्स नोटेशन में या पोस्टफिक्स नोटेशन में, तो मेरे C1 के अंदर आई है, C2 के अंदर आई है, तो उसका इंक्रीमेंट हो जाए। ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो प्राइवेट मेंबर इंटीजर पड़ा हुआ है उसका इंक्रीमेंट कराना है, तो ये एग्जांपल वो समझा रहा है आपको। तो इंट आई मैंने प्राइवेट मेंबर डिक्लेयर किया। पहला आप फंक्शन देखेंगे तो पहला फंक्शन क्या है आपका, एक कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका जो नाम है काउंटर है वो क्लास काउंटर नाम आपका सेम है, और ये विदाउट पैरामीटर है, तो ये क्या है आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये आई को क्या है, किससे इनिशियलाइज कर रहा है, 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। काउंटर एक और मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, और उसमें एक पैरामीटर रखा है एक्स। एक्स में जो वैल्यू आएगी वो आई को क्या हो जाएगी, असाइन हो जाएगी। फिर मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर बनाया है। कैसे बनाया है, ऑपरेटर कीवर्ड लिखा है और प्लस प्लस सिंबल लिखा है, और इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करा है। ये क्या करेगा, प्रीफिक्स नोटेशन में आई का इंक्रीमेंट करेगा, और क्योंकि इस ऑपरेटर का रिटर्न टाइप क्या है, काउंटर है, यानी इस क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। तो मैंने कैसे रिटर्न किया हुआ है, डायरेक्टली कंस्ट्रक्टर को कॉल किया काउंटर और आई पास कर दिया, या मैं इस कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल कर रहा हूं और कंस्ट्रक्टर जब भी कॉल होगा तो यहां पे क्या होगा, एक नेमलेस ऑब्जेक्ट बनेगा जिसका कि प्राइवेट मेंबर आई किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, इस आई से इनिशियलाइज हो जाएगा। ये आई किसका होगा, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू ये ऑपरेटर कॉल होगा आपका। आइए थोड़ी देर में समझते हैं कैसे वर्क करेगा। फिर मैंने एक ऑपरेटर और बनाया है प्लस प्लस, इसमें मैंने इंटीजर पैरामीटर रखा है इंट एक्स, और इंट एक्स रखा है, और ये क्या करेगा, z एक लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किया मैंने, z में मैंने i प्लस प्लस असाइन कर दिया, यानी पहले i की वैल्यू z में असाइन हो जाएगी, फिर प्लस प्लस i का इंक्रीमेंट करेगा, पोस्टफिक्स नोटेशन का की तरह बिहेव करेगा। और ये रिटर्न क्या करेगा, काउंटर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ नेमलेस, और z उसमें मैंने पास कर दिया, तो नेमलेस ऑब्जेक्ट के प्राइवेट मेंबर में z की वैल्यू आ जाएगी, और वो रिटर्न हो जाएगा मेन में, जहां भी हम इस ऑपरेटर को कॉल करेंगे। शो फंक्शन क्या कर रहा है, i की वैल्यू को सी आउट कर रहा है। शो फंक्शन क्या कर रहा है, i की वैल्यू को सी आउट कर रहा है। मेन फंक्शन में मैंने काउंटर क्लास के 3 ऑब्जेक्ट बनाए, C1, C2, C3। C1 के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, डिफॉल्ट कॉल होगा, और C1 के i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे C2 की i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे C3 की i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मैंने प्लस प्लस C1 कॉल प्लस प्लस ऑपरेटर C1 ऑब्जेक्ट के थ्रू C1 ऑब्जेक्ट के साथ लिखा, तो ये प्रीफिक्स नोटेशन है, तो कौन सा ऑपरेटर होगा प्लस प्लस, मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर तो 2 बना रखे हैं, एक विदाउट पैरामीटर है और एक पैरामीटर वाला। तो प्रीफिक्स नोटेशन वाला जो प्लस प्लस ऑपरेटर है वो किसको कॉल करेगा, विदाउट इंटीजर पैरामीटर वाले को कॉल करेगा। C1 ऑब्जेक्ट के लिए ये ऑपरेटर कॉल हो जाएगा, और ये i किसका होगा, C1 का होगा, और i का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, C1 के i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और यानी C1 के i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ऑब्जेक्ट रिटर्न किया इसने, और नेमलेस ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि मैंने कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल कर लिया, और उसका नेमलेस का ऑब्जेक्ट का i किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, C1 के i से इनिशियलाइज हो जाएगा। पर मैंने इक्वल टू करके कोई एक्सप्रेशन तो लिखा नहीं है, ऑब्जेक्ट तो लिखा नहीं है, वो रिटर्न हो जाए, रिटर्न तो करेगा पर हमने कलेक्ट नहीं करा, तो वो लॉस हो जाएगा, वो लॉस्ट हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। फिर मैंने C1 प्लस प्लस लिखा, पोस्टफिक्स नोटेशन लिखा। पोस्टफिक्स नोटेशन है तो ये कैसे बिहेव करना चाहिए, इसको C1 की जो i की वैल्यू है, क्या है i की वैल्यू, 1 है, पहले वो C3 के i में जानी चाहिए, और C1 का फिर i कितना हो जाना चाहिए, इंक्रीमेंट करके 2 होना चाहिए आपका। तो क्योंकि पॉजिटिव नोटेशन है
पोस्टफिक्स नोटेशन के लिए ये इंटीजर पैरामीटर वाला कॉल होगा। आप कहेंगे यहां हमने कोई इंटीजर वैल्यू तो पास करी नहीं है। इंटीजर पैरामीटर आपका डमी पैरामीटर है, सिर्फ ये प्रीफिक्स नोटेशन के साथ डिफरेंशिएट करने के लिए पोस्टफिक्स नोटेशन को इसलिए इंटीजर पैरामीटर बना रखा है। अदरवाइज इस इंटीजर पैरामीटर का काम कोई नहीं है, ना ही हम पास करेंगे, ना ही ये कोई वैल्यू रिसीव करेगा। तो ये सिर्फ इस ऑपरेटर को, इस ऑपरेटर प्लस पोस्टफिक्स वाले को प्रीफिक्स वाले से डिफरेंशिएट करने के लिए सिर्फ ये डमी पैरामीटर इंटेक्स बना रखा है। तो ये C1 के लिए ये प्लस प्लस ऑपरेटर कॉल हो जाएगा, Z आपका डिक्लेयर करेगा इंटीजर वेरिएबल, और ये I किसका होगा, जिसके थ्रू ऑब्जेक्ट के थ्रू आपका ये ऑपरेटर कॉल हो रहा है। किसके थ्रू कॉल हो रहा है, C1 के थ्रू कॉल हो रहा है। तो ये I किसका होगा, C1। उसमें वैल्यू क्या पड़ी है, 1। पहले वो 1 वैल्यू Z में कॉपी कर देगा, Z में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर I का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, C1 के I का इंक्रीमेंट करके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर मैंने एक नेमलेस ऑब्जेक्ट बनाया, कंस्ट्रक्टर 1 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और उसको क्या पास कर दिया, Z में वैल्यू क्या आई है, 1, और I उस नेमलेस वाले x में क्या आएगा, 1, और x की वैल्यू 1 किसको असाइन हो जाएगी, उस नेमलेस ऑब्जेक्ट को असाइन हो जाएगी आपकी। वो ऑब्जेक्ट रिटर्न, नेमलेस ऑब्जेक्ट रिटर्न करके किसमें कलेक्ट हो जाएगा, नेमलेस ऑब्जेक्ट C3 के I में। उस नेमलेस ऑब्जेक्ट I की वैल्यू जो कि क्या है, 1, वो कॉपी हो जाएगी। तो C3 के I में क्या आ जाएगा आपका, C3 के I में क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। फिर मैंने C2 प्लस प्लस कॉल करा, फिर मैंने प्लस प्लस ऑपरेटर पोस्टफिक्स नोटेशन है तो इंटीजर पैरामीटर वाले को कॉल करेगा। Z में क्या आएगा, C2 के I की वैल्यू, C2 के I की वैल्यू क्या है, अभी C2 में तो कोई इंक्रीमेंट इससे पहले हुआ नहीं है तो 0 पड़ी है, तो Z में क्या करेगा, 0 असाइन करेगा, और I का इंक्रीमेंट, C2 का I का इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा, 0 से 1, और नेमलेस ऑब्जेक्ट बनेगा, और वो नेमलेस ऑब्जेक्ट I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। वो रिटर्न तो होगी पर हमने कलेक्ट नहीं करी है तो कलेक्ट नहीं होगी, वो लॉस हो जाएगी। तो C2 के I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, C1 के I की वैल्यू क्या होगी, 2, C3 के I की वैल्यू क्या होगी, 1, और इनको हमने शो करके देखेंगे तो C1 में 2 मिलेगा, C1 में 2 मिलेगा, C2 में 1 मिलेगा, C3 में I की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। तो 2 1 1 1 2 1 1 प्रिंट करेगा आपका इन C1 C2 C3 ऑब्जेक्ट का वैल्यूज। तो आपने क्या देखा, प्लस प्लस ऑपरेटर बना के बताया, प्रीफिक्स के लिए अलग से बना के बताया और पोस्टफिक्स के लिए अलग से बना के बताया। पोस्टफिक्स के लिए एक इंटीजर पैरामीटर वाला, डमी पैरामीटर वाला आपको बनाना पड़ेगा, और विदाउट पैरामीटर वाला प्रीफिक्स नोटेशन के लिए चलेगा। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के लिए कैसे बनाते हैं। ऐसे माइनस माइनस के लिए भी डमी पैरामीटर आ जाएगा पोस्टफिक्स के लिए, और विदाउट पैरामीटर वाला आपका प्रीफिक्स नोटेशन के लिए आ जाएगा। ऑपरेटर प्लस प्लस के अंदर हमने प्लस प्लस आई लिखा है, हम प्लस प्लस बना के माइनस भी कर सकते हैं। वैसे हम जब ऑपरेटर बनाते हैं जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर बेसिक डाटा टाइप के लिए होता है, हम वही बिहेवियर ऑब्जेक्ट्स के लिए बनाते हैं। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज भी कर सकते हो, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहो ऑपरेटर, किसी भी ऑपरेटर का कोई भी बिहेवियर, ये प्रोग्रामर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको वो बिहेवियर कैसे बनाना है। तो वैसे हम चेंज नहीं करते हैं, जो डिफॉल्ट बिहेवियर होता है वही डिफॉल्ट बिहेवियर क्या करते हैं, ऑपरेटर के लिए बनाते हैं। आपने सी आउट के साथ ये ऑपरेटर देखा है, इंसर्शन ऑपरेटर देखा है, सी इन के साथ ग्रेटर देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर देखा है। ये ऑपरेटर आपकी आई स्ट्रीम और ओ स्ट्रीम, जिस क्लास के सी इन और सी आउट ऑब्जेक्ट है, उन ऑपरेटर के लिए उन क्लासेस के अंदर उन ऑपरेटर को क्या कर रखा है, ओवरलोड कर रखा है, डिजाइन कर रखा है, बना रखा है। इसलिए हम इन सी आउट और सी इन के साथ इन ऑपरेटर को
यूज कर पा रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होती है आपकी। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं कुछ और ऑपरेटर्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग में। जैसे मैं आप एरेज, आपको पता ही है क्या होते हैं एरेज, आपके पता ही आपको क्या होते हैं। तो एरेज में आप स्क्वायर ब्रैकेट जो एरेज के साथ आप लिखते हैं वो एरेज की पहचान होती हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्या होते हैं, ऑपरेटर ही होते हैं। अगर आप अपना इस स्क्वायर ब्रैकेट को भी ओवरलोड करना चाहो तो ओवरलोड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैंने एक क्लास बनाई है एरे ऑपरेटर। एरे ऑपरेटर एक क्लास बनाई है और इस एरे ऑपरेटर का मैंने A1 एक ऑब्जेक्ट बनाया है। A1 क्या बनाया है, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है। अब है तो मैंने ये बनाया ऑब्जेक्ट, क्या मैं इसके साथ A1 स्क्वायर ब्रैकेट 0 लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता, लेकिन मेरे को लिखना है तो मैं क्या करूंगा, इस ऑपरेटर को इस क्लास के अंदर बनाऊंगा। तो मकसद यही है कि एक ऑब्जेक्ट को एरे नोटेशन में लिखना है तो कैसे लिखना है, ये इस प्रोग्राम का मकसद है। अब क्लास क्या कर रही है आपकी, क्लास के अंदर एक प्राइवेट में वेरिएबल डिक्लेयर, एरे वेरिएबल डिक्लेयर किया है ए 5 ब्लॉक्स का, और एक इंटीजर एरर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जिसमें कि क्या वैल्यू स्टोर होगी, एरर में स्टोर होगी -1 और एरे ए इनिशियलाइज होगा 0 से। फर्स्ट पब्लिक मेंबर क्या है, एरे ऑपरेटर है। एरे ऑपरेटर मतलब क्लास का जो नाम है वो इस फंक्शन का नाम है, क्लास का नाम जो है वही फंक्शन का नाम है। तो ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या कर रहा है, आई 0 से लेके <5 तक चलेगा, यानी 0 to 4 चलेगा, 0 to 4 चलेगा। और AI इस प्राइवेट मेंबर AI में क्या इनिशियलाइज कर देगा, 0 0 0 इनिशियलाइज कर देगा। तो इस कंस्ट्रक्टर का काम तो क्या है, सिर्फ एरे को इनिशियलाइज करना 0 से। अब नेक्स्ट मेंबर बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्या बनाया है, एक ऑपरेटर बनाया है। ये स्क्वायर ब्रैकेट एक ऑपरेटर बना दिया और इसमें मैंने एक पैरामीटर रखा इंटीजर टाइप का i, और इसका जो रिटर्न टाइप है वो क्या है, एक रेफरेंस टू इंटीजर रिटर्न करेगा। मतलब एक वेरिएबल का रेफरेंस रिटर्न होगा, वैल्यू रिटर्न नहीं होगी। यानी एक वेरिएबल तो रिटर्न होगा लेकिन उसका एड्रेस रिटर्न होगा। एड्रेस में नहीं कह सकते क्योंकि ये पॉइंटर नहीं है, उसका रेफरेंस कहेंगे हम, रेफरेंस रिटर्न होगा आपका। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये ऑपरेटर क्या कर रहा है आपका, आई की वैल्यू में जो भी वैल्यू है कि चेक कर रहा है क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है तो क्या देगा, एरे की लिमिट, इस एरे की लिमिट क्या है, 5 है। एरर को वैल्यू -1 आ जाएगी, मिल जाएगी, और ये एरर वेरिएबल रिटर्न हो जाएगा। नहीं तो अगर लेस देन 5 है तो एल्स में रिटर्न a ऑफ 5 रिटर्न करेगा। यानी इस एरे a के हर ब्लॉक का रेफरेंस रिटर्न करेगा, हर ब्लॉक को रिटर्न करेगा विद एड्रेस कह सकते हो आप मान सकते हो कि एड्रेस, लेकिन एड्रेस नहीं, एक तरह से एक ब्लॉक की रिटर्न हो रहा है। और क्योंकि रेफरेंस रिटर्न हो रहा है तो मेन में हमें इसको जब हम लिखेंगे तो रेफरेंस वेरिएबल ही क्या करना पड़ेगा, हमें यूज करना पड़ेगा। अब मैंने मेन के अंदर एरे ऑपरेटर का एक ऑब्जेक्ट बनाया A1। A1 क्या बना, एक ऑब्जेक्ट बना, इसमें कुछ प्राइवेट मेंबर बनेंगे, एक तो एरे 5 ब्लॉक्स का बनेगा और एक एरर वेरिएबल बनेगा, ये प्राइवेट मेंबर बनेंगे। और एरे के A जो बना है वो किससे इनिशियलाइज हो जाएगा, 0 0 से। एरे के 5 ब्लॉक 0 से इनिशियलाइज हो जाएंगे
क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और आपके एरे ए के 5 ब्लॉक्स किससे इनिशियलाइज कर देगा, 0 वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा। अब मैंने आई और एन इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए हैं। अब मुझे पता है ऐसे a1 के a में मैं 5 वैल्यूज ही एंटर कर सकता हूं, लेकिन मैं 5 से कम करना चाहूं तो कम कर सकता हूं, ज्यादा करूं तो वो बता दे मुझे एरे की लिमिट कितनी है, 5 ही है। तो i और n इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर किया। हाउ मेनी नंबर्स मैंने पूछा, मैंने कहा 7 नंबर्स, 7 नंबर्स मैंने बोल दिए हैं। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, 7 में से 5 वैल्यूज तो इनपुट कर देगा और 6 इंडेक्स पे जैसे पहुंचेगा तो वो क्या कर देगा, एरे लिमिट बता देगा कि इसकी 5 ही है, 5 वैल्यूज ही एंटर हो सकती है। तो i 0 से लेके लेस देन n तक चलेगा, यानी 0 से लेके लेस देन 7 तक चलेगा, 6 तक चलेगा। a1 के साथ मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया है यहां पर। तो a1 के साथ है तो ये ऑब्जेक्ट a1 एक ऑब्जेक्ट है एरे ऑपरेटर का, इसके साथ ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने लिख दिया है। तो ये क्यों लिख पा रहा हूं, क्योंकि मैंने ये ऑपरेटर बना रखा है। तो a1 के लिए ये ऑपरेटर कॉल हो गया और i की वैल्यू क्या है, स्टार्टिंग 0 इस i में पास हो गया। तो इस i में क्या आ गया, 0। इफ कंडीशन क्या होगी, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। कंडीशन क्या होगी, 0 ना तो 5 से ग्रेटर होता है ना इक्वल होता है, लेस होता है, एल्स में जाएगा और रिटर्न ai का रेफरेंस रिटर्न कर देगा। z के पास रेफरेंस आ गया, किसका आ गया, ai का, a0 ब्लॉक का रेफरेंस, a0 ब्लॉक का। और a0 पे क्या डाटा इनिशियलाइज हुआ था, कंस्ट्रक्टर ने क्या इनिशियलाइज किया था, 0 से इनिशियलाइज किया था। तो क्या z में z की वैल्यू चेक करी, नॉट इक्वल टू -1 है, बिल्कुल z में क्या आया है, 0 आया है, 0 नॉट इक्वल टू -1। कंडीशन क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी और एंटर ए नंबर, एक नंबर सी इन करेंगे। फिर से मैंने a1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट i पास कर दिया है, फिर से ये ऑपरेटर कॉल होगा और a1 के i में एक वैल्यू इनपुट करेगा। a1 जब ये स्क्वायर ब्रैकेट i लिखा तो ये ऑपरेटर कॉल होगा, i में फिर से 0 जाएगा, रिटर्न a0 ब्लॉक का रेफरेंस रिटर्न करेगा और c इन उस 0 ब्लॉक पे क्या कर देगा, एक वैल्यू एंटर कर देगा। एल्स में नहीं जाएगा, फिर i का इंक्रीमेंट 1 के लिए भी प्रोसीजर रिपीट होगा। a1 पे भी वैल्यू इनपुट हो जाएगी, a2 पे भी हो जाएगी, a3 पे भी हो जाएगी, a4 पे भी हो जाएगी। अब a5 आया, i की वैल्यू क्या होगी, 5 होगी, 5 कंडीशन ट्रू है। a1 5 पास करा है यहाँ पर, अब 5 पास हुआ तो इस i में क्या आ गया, 5 आ गया। और ये इफ कंडीशन क्या होगी, 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 इक्वल होता है तो क्या देगा, एरर लिमिट इज 5, एरर में -1 और इस एरर वेरिएबल का रेफरेंस जाएगा z के पास और z में वैल्यू क्या आ गई है, -1 नॉट इक्वल टू -1। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स, एल्स में जाएगा और ब्रेक चलेगा और ब्रेक क्या कर देगा, इस लूप से आपको बाहर जाएगा। यानी कहने का मतलब 5th और 6th इंडेक्स के लिए वैल्यूज को इनपुट नहीं कराएगा, क्योंकि एरे की लिमिट हमें पता है कितनी है, एरे की लिमिट 5 ब्लॉक्स की है, 0 to 4। 5th और 6th ब्लॉक के लिए वो एंटर वैल्यू नहीं कराएगा। ऐसी सिमिलर मैंने क्या कर दिया है, आउटपुट करने का लूप लिखा है, 0 से लेके लेस देन n, वही z में a1 ऑपरेटर i कॉल होगा, ये वाला ऑपरेटर कॉल होगा और z में रेफरेंस आएगा, या तो एरर का आएगा या ai का रेफरेंस आएगा। जब तक नॉट इक्वल टू -1 है तो सी आउट a1i सी आउट होता रहेगा और जैसे ही -1 आया तो ब्रेक से बाहर आ जाएगा, यानी 5 वैल्यू सी आउट कराएगा। और जैसे 5th और 6th ब्लॉक के लिए वो सी आउट करने की कोशिश करेगा तो कह देगा एरे की लिमिट 5 है और ब्रेक से आपका प्रोग्राम क्या कर जाएगा, लूप क्या कर जाएगा, आपका ब्रेक कर जाएगा। तो उसके बाद आपका प्रोग्राम फिनिश हो जाएगा। तो कहने का मकसद यहाँ पर ये है, आपको ये प्रोग्राम समझाने का मकसद ये है
कैसे हम एक ऑब्जेक्ट के साथ स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हैं। कैसे लिखा हमने एरे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर को क्या करा, ओवरलोड करा। तो ये जैसे मैंने यहाँ पे ओवरलोड करके बताया। इसमें नई चीज आपका एक रेफरेंस कैसे रिटर्न करते हैं वो भी बताया। रेफरेंस हमेशा हम वही रिटर्न करते हैं जो ग्लोबल होता है, क्योंकि A1 में A तो बना ही रहेगा, वो तो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो इसलिए हम उसका रेफरेंस रिटर्न करना चाहें तो रिटर्न कर सकते हैं। ऐसे एरर भी डिलीट नहीं होगा जब तक A1 डिस्ट्रॉय नहीं होगा, तो उसका भी रेफरेंस रिटर्न करना चाहे एरर का भी तो रिटर्न कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर कैसे ओवरलोड करना है आपने। तो आइए वो एग्जांपल देखते हैं। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर। अगर आपने न्यू और डिलीट ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं तो कैसे करने हैं। न्यू और डिलीट ऑपरेटर हम दो तरीके से ओवरलोड कर सकते हैं। एक होती है लोकल ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर और एक होती है ग्लोबल ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। अभी जो ये एग्जांपल करवाया है इसमें लोकल ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर है। लोकल का मतलब होता है कि आप एक स्पेसिफिक क्लास के लिए न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहते हैं तो कैसे करना है। आपने एक स्पेसिफिक क्लास के लिए एक स्पेसिफिक क्लास के जब आप ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं तो कैसे करना है आपने, वो आप इस एग्जांपल में देखेंगे। तो मैंने एक डिस्टेंस क्लास बनाई है। डिस्टेंस क्लास बनाने से मैंने पहले cstdlib क्लास हेडर फाइल को इंक्लूड किया है। cstdlib हेडर फाइल को इंक्लूड किया है क्योंकि मैं malloc और फ्री फंक्शन यूज करूंगा, तो इसलिए मैंने ये हेडर फाइल इंक्लूड करी है। डिस्टेंस क्लास बनाई है, उसमें फीट और इंचेस दो प्राइवेट वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं। इनपुट फंक्शन है, इनपुट फंक्शन क्या करेगा, फीट और इंचेस की वैल्यूज को सीन करेगा, ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। शो क्या करेगा, आपकी वैल्यूज को, फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी आउट करेगा। अब ये ऑपरेटर जो मैंने बनाया है, ये जो ऑपरेटर मैंने बनाया है ये न्यू ऑपरेटर बनाया है। कैसे बनाया मैंने, ऑपरेटर कीवर्ड लिखा और न्यू कीवर्ड लिखा और इसमें एक पैरामीटर पास किया साइज अंडरस्कोर टी एस, साइज अंडरस्कोर टी स्पेस एस। यहां पर जो साइज अंडरस्कोर टी है ये एक डाटा टाइप है जो आपकी आईओस्ट्रीम हेडर फाइल में डिक्लेयर्ड है, या आप कह लो आपकी C++ कंपाइलर में पहले से ये डाटा टाइप बना रखा है। और इस डाटा टाइप का जब भी आप एक वेरिएबल बनाते हो तो इसके पास s के पास नंबर ऑफ बाइट्स आएंगे। नंबर ऑफ बाइट्स कितने आएंगे, जो इसको डाटा टाइप पास करोगे ये अपने आप फाइंड आउट कर लेगा कि उस डाटा टाइप के कितने बाइट। इंट पास करोगे तो ये 4 एज्यूम कर लेगा, डबल पास करोगे तो ये 8 एज्यूम कर लेगा। अगर किसी क्लास का ऑब्जेक्ट पास करोगे तो उस क्लास के जितने वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट है मेमोरी बाइट्स की वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा। तो ये एक ऑटोमेटिक डाटा टाइप है जिसके की वेरिएबल के पास नंबर ऑफ बाइट्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं आपके। और इस ऑपरेटर का जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है, void स्टार है। यानी void स्टार मतलब एक एड्रेस ऑफ ए void पॉइंटर रिटर्न करेगा। मतलब एक एड्रेस तो रिटर्न करेगा लेकिन वो एक स्पेसिफिक डाटा टाइप का नहीं होगा, void पॉइंटर का होगा। मतलब void पॉइंटर एक ऐसा पॉइंटर होता है जो किसी भी डाटा टाइप का एड्रेस एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे इंटीजर है, चाहे फ्लोट है, चाहे कैर है, चाहे डबल है, चाहे कोई क्लास का ऑब्जेक्ट है एड्रेस। तो किसी भी डाटा टाइप का void पॉइंटर एड्रेस एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये void स्टार रिटर्न करेगा, मतलब एक मेमोरी का एड्रेस रिटर्न करेगा जो किसी स्पेसिफिक डाटा टाइप की नहीं होगी, एक जनरल डाटा टाइप की होगी, void की होगी। मतलब ये अंदर क्या लिखा है आपको समझाता हूं। फिर मैंने ऑपरेटर डिलीट बनाया है। डिलीट ऑपरेटर में एक पैरामीटर रखा है, void पॉइंटर रखा है और रिटर्न टाइप भी void है। और
वाइड पॉइंटर के बाद जो एड्रेस आएगा फ्री फंक्शन से हमने उस मेमोरी को क्या कर दिया, फ्री कर दिया है। डिलीट ऑपरेटर मैंने एक मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे, डिलीट ऑपरेटर पता लग जाएगा आपको कि ये ऑपरेटर कॉल हुआ है। अब मेन के अंदर मैंने एक डिस्टेंस क्लास का पॉइंटर डिक्लेयर किया है, स्टार डी का डिक्लेयर किया मैंने पॉइंटर। ये पॉइंटर 8 बाइट्स का बनेगा या 4 बाइट्स का बनेगा या 2 बाइट्स का बनेगा, डिपेंड करता है कौन से वर्जन में आप काम कर रहे हो। तो अगर आप लेटेस्ट वर्जन में काम कर रहे हो तो ये 8 बाइट का पॉइंटर बनेगा। इसके साथ मैंने न्यू ऑपरेटर कॉल किया और डिस्टेंस पास कर दिया। अब इस स्टेटमेंट के लिए ये वाला ऑपरेटर कॉल होगा और डिस्टेंस डाटा टाइप इस साइज अंडरस्कोर टीएस में पास होगा। कंपाइलर क्या करेगा, डिस्टेंस डाटा टाइप के जितने बाइट्स हैं, कितने बाइट्स हैं, 2 इंटीजर के और फ्लोट के 6 बाइट, तो 6 बाइट्स एस में आ जाएंगे। एस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा आपका। तो वाइड पॉइंटर एक डिक्लेयर किया मैंने, मैलेक से एक मेमोरी एलोकेट करी, 6 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट करी, पी में एड्रेस आ गया, सी आउट मैंने एक करा, एक मैसेज न्यू ऑपरेटर कॉल्ड और रिटर्न पी पॉइंटर रिटर्न कर दिया, वाइड पॉइंटर रिटर्न कर दिया और वो किसमें आके कलेक्ट हो जाएगा, डी में कलेक्ट हो जाएगा, डी में ऑटोमेटिकली कलेक्ट हो जाएगा एड्रेस आपका। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये वाइड पॉइंटर है और ये पॉइंटर का टाइप डिस्टेंस है, ऐसा कोई मिसमैच नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा क्योंकि इसके पास 6 बाइट्स ही बने हैं, फीट और इंचेस ही बने हैं, तो वो ऑटोमेटिकली इसमें कन्वर्ट कर लेगा। फिर क्योंकि ये पॉइंटर है, पॉइंटर टू क्लास डिस्टेंस है, पॉइंटर से मेंबर फंक्शन कैसे कॉल होते हैं, एरो ऑपरेटर से कॉल करते हैं हम। तो डी एरो इनपुट फंक्शन कॉल करा, तो जो ऑब्जेक्ट बना था आपका उसके लिए आपका इनपुट फंक्शन कॉल हो गया, फीट इंचेस की वैल्यूज इनपुट हो जाएंगी, शो से आपकी सी आउट हो जाएंगी। और यहां पे एक स्टेटमेंट ऐड कर लीजिए, डिलीट डी, और जैसे डिलीट डी लिखा तो ये डिलीट ऑपरेटर कॉल होगा और जो मेमोरी एलोकेट की थी मैलक ने वो फ्री से क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी आपकी। तो ये इस सिंपल से एग्जांपल में मैंने कुछ नहीं किया है, जस्ट आपकी मेमोरी एलोकेशन मैलक और फ्री जो सी के फंक्शन है उससे करके बता दिया, मैलक से मेमोरी क्रिएट करके बता दिया, फ्री से मैंने उस मेमोरी को फ्री करके बता दिया है। तो ये ऐसे हम न्यू और डिलीट ऑपरेटर भी ओवरलोड करना चाहे किसी एक स्पेसिफिक क्लास के लिए तो हम कर सकते हैं। अभी मैंने सिंपल सिर्फ मेमोरी एलोकेट करी है ऑब्जेक्ट के लिए और डी एलोकेट करी है, फ्री करी है मेमोरी। ऐसे कोई कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी, आप कोई कॉम्प्लेक्स लॉजिक भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो इससे न्यू। और अगर आपको कुछ सिर्फ ऑब्जेक्ट एलोकेशन और डी एलोकेशन के अलावा कुछ और कॉम्प्लेक्स काम करना हो तो वो भी आप करना चाहो तो इस न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर के अंदर आप मेंशन कर सकते हो आप। अब स्टूडेंट देखते हैं ग्लोबल, अगर आप न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाते हैं, आइए अब वो देखते हैं। स्टूडेंट्स मैं ये समझाना चाहूंगा आपको कि जैसे ये न्यू और डिलीट ऑपरेटर बनाए तो जैसे जब भी ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर भी कॉल होता है। तो यहाँ पे न्यू डिस्टेंस मैंने ब्रैकेट मेंशन नहीं करे हैं, लेकिन कहने का मतलब यहाँ पे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया होता तो वो यहाँ पे कॉल होता, पहले ये न्यू ऑपरेटर कॉल होगा, पहले ये न्यू ऑपरेटर से मेमोरी बन जाएगी और फिर कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, आपका ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। ऐसा नहीं कि न्यू ऑपरेटर कॉल हो रहा है और ये कंस्ट्रक्टर को तो कॉल नहीं कर रहा तो कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अगर डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट, अगर पैरामीटर मेंशन किए होते तो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता। ऊपर से ये डी लिखा है तो डिलीट ऑपरेटर कॉल होगा और डी पॉइंटर के पास जो यहां से एड्रेस आया है वो पी पॉइंटर के पास जाएगा और फ्री पी करेगा, और यहाँ पे फ्री पी करेगा तो इसके बाद डिस्ट्रक्टर कॉल करेगा ही करेगा, डिस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा।
तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताना जरूरी समझा। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट को कि अगर हमने न्यू और डिलीट ऑपरेटर बना दिए तो क्या सिर्फ न्यू और डिलीट ही कॉल होंगे, कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर कॉल होंगे या नहीं होंगे? वो भी कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर भी कॉल होंगे आपके, और वो कॉल ऑटोमेटिकली कंपाइलर का हेडेक है कैसे कॉल करे। अगर विदाउट पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो डिफॉल्ट कॉल करेगा, अगर पैरामीटर मेंशन कर दिए हैं तो पैरामीटराइज वाला कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। आइए आप देखते हैं ग्लोबल न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। आइए स्टूडेंट आप देखते हैं ग्लोबल ऑपरेटर ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर। लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर ओवरलोड करके बताए थे, लेकिन स्पेसिफिक टू ए क्लास बताए थे। अब आइए देखते हैं ग्लोबली अगर आपको न्यू और डिलीट ऑपरेटर ओवरलोड करने हैं तो कैसे करने हैं। मैंने सबसे पहले ये जो ऑपरेटर न्यू बनाया है और ये जो डिलीट ऑपरेटर बनाया है बिल्कुल सेम वैसे ही बनाया है जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया है। यानी इसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है साइज अंडरस्कोर टी टाइप का, वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर किया मैंने एक, इसमें मैलेक से मेमोरी एलोकेट करेगा, एस में जितने बाइट्स आएंगे, और एक मैसेज डिस्प्ले करेगा न्यू ऑपरेटर कॉल्ड, और पॉइंटर रिटर्न कर देगा, वॉइड पॉइंटर रिटर्न कर देगा। डिलीट ऑपरेटर क्या कर रहा है, एक पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा, पॉइंटर एक्सेप्ट करने के बाद एक मैसेज जनरेट करेगा डिलीट ऑपरेटर, और फ्री से मेमोरी फ्री कर देगा। फिर मैंने क्या किया है, एक ये तो न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर बन गए, लेकिन आप एरेज की भी मेमोरी बनाते हैं, एरेज ऑफ इंटीजर्स बनाते हैं। आप कैसे एरे बनाते हैं ना आप, जैसे कि इंट स्टार पी इज इक्वल टू न्यू इंट स्क्वायर ब्रैकेट 10। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट जो आपने लिखे हैं, ये भी अगर हम इस वाले न्यू ऑपरेटर विद सबस्क्रिप्ट भी ओवरलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने इस एग्जांपल में यहाँ पे जो मैंने न्यू ऑपरेटर बनाया हुआ है वो सबस्क्रिप्ट ही बनाया हुआ है। ये एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है साइज अंडरस्कोर टी टाइप का, एस वेरिएबल है साइज अंडरस्कोर टी टाइप का, पी पॉइंटर डिक्लेयर करेगा, मैलेक से एस टाइप एस बाइट्स की मेमोरी बनाएगा, एड्रेस पी को रिटर्न कर देगा, और मैसेज क्या जनरेट करेगा, एरे न्यू कॉल्ड, एरे वर्जन जो है आपका न्यू ऑपरेटर का वो कॉल हो जाएगा और पॉइंटर रिटर्न कर देगा। ऐसे जैसे न्यू ऑपरेटर विद एरे सबस्क्रिप्ट बन सकता है, ऐसे डिलीट ऑपरेटर विद सबस्क्रिप्ट भी बन सकता है। ये वॉइड पॉइंटर एक्सेप्ट करेगा और फ्री पी कर देगा, पी के बाद जो एड्रेस आएगा उसको रिलीज कर देगा मेमोरी को, और मैसेज क्या डिस्प्ले करेगा, एरे डिलीट कॉल्ड। तो ये जो न्यू और डिलीट ऑपरेटर है विद एरे वर्जन है। एरे वर्जन में अगर आप एरे के फॉर्म में न्यू ऑपरेटर को यूज करते हो तो फिर ये वाले दो ऑपरेटर कॉल होंगे। जरूरी नहीं है कि आप न्यू ऑपरेटर एक पैरामीटर का ही बनाओ, आप इंटीजर पैरामीटर का बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो मैंने इस ऑपरेटर न्यू में दो पैरामीटर रखे हैं, एक साइज अंडरस्कोर टी टाइप का वेरिएबल रखा है और एक इंटीजर पैरामीटर रखा है। इंटीजर पैरामीटर क्या करेगा, जब हम न्यू ऑपरेटर कॉल करेंगे तो ब्रैकेट में अगर हमने 10 वैल्यू पास कर दी तो वो उस इंटीजर मेमोरी को 10 से इनिशियलाइज कर देगा। तो ये इंटीजर पैरामीटर वाला हम तब न्यू ऑपरेटर बनाते हैं जब अपने वेरिएबल की वेरिएबल तो क्रिएट करना है, मेमोरी तो क्रिएट करनी है, लेकिन उस मेमोरी को किसी वैल्यू से इनिशियलाइज भी करना है, किसी वैल्यू से इनिशियलाइज भी करना है। तो आप ये इंटीजर पैरामीटर वाला और न्यू ऑपरेटर बना सकते हो।
तो ये क्या करेगा, वॉइड पॉइंटर डिक्लेयर हुआ, मैलक से एस मेमोरी बनी, पी के पास एड्रेस आया, न्यू इंटीजर कॉल्ड मैसेज आएगा, और मैंने अब वो जो x में वैल्यू आएगी वो स्टार p में असाइन करनी है। अब क्योंकि पॉइंटर तो वॉइड टाइप का है और डाटा मेरा इंटीजर टाइप का है, तो मुझे वॉइड पॉइंटर पे इंटीजर टाइप का कास्ट ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो मैंने p पे पहले इंट स्टार का कास्ट ऑपरेशन लगाया और बाहर स्टार लिख के इज इक्वल टू x कर दिया। ये अगर आप इसकी शॉर्टकट नोटेशन देखें तो हम इसको कह रहे हैं स्टार p इज इक्वल टू x, और p पे मैंने क्या कर दिया, इंट स्टार का कास्ट ऑपरेशन लगा दिया, और फिर रिटर्न p करेगा, p में जो एड्रेस आएगा वो रिटर्न कर देगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो न्यू ऑपरेटर बनाया है विद इंटीजर पैरामीटर वाला, इसका सिंटेक्स क्या होगा कॉल करने का। इंट स्टार p मैंने एक पॉइंटर बनाया और न्यू से मेमोरी एलोकेट करी, और मैंने कहा ब्रैकेट में 10 पास करे, उस इंटीजर मेमोरी तो बनाए, 2 बाइट की या 4 बाइट की मेमोरी तो बनाए, लेकिन उस मेमोरी में क्या डाल दे, 10 असाइन कर दे। और किस टाइप की मेमोरी बनाए, इंटीजर टाइप की मेमोरी बनाए। इस स्टेटमेंट के लिए ये वाला इंटीजर पैरामीटर वाला न्यू ऑपरेटर कॉल होगा, क्योंकि हमने ब्रैकेट में 10 इंटीजर पास कर दिया है। अब क्योंकि P में एक एड्रेस आया है और उस एड्रेस पे 10 इनिशियलाइज हो गया है, अगर मुझे वो चेक करना है कि वाकई में उसने 10 असाइन करा है या नहीं करा, तो मैंने क्या बोला, वैल्यू एट द एड्रेस स्टोर्ड इन P में जो एड्रेस स्टोर हुआ है उसमें वैल्यू क्या होगी, स्टार P करूंगा तो क्या वैल्यू प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा। फिर मैंने क्यू पॉइंटर डिक्लेयर किया है और न्यू इंटीजर एरे फॉर्म में 10 लिखा है, तो यहां एक एरे बनेगा, इंटीजर का एरे बनेगा, 10 ब्लॉक्स का एरे बनेगा इंटीजर टाइप का, और इस स्टेटमेंट के लिए ये वाला न्यू ऑपरेटर कॉल होगा। एस में क्या आएगा, 10 इंटीजर का साइज आएगा, अगर इंटीजर 2 बाइट लेता है तो 20 आएगा, अगर इंटीजर 4 लेता है तो एस में 40 आएगा। P में 40 बाइट्स की मेमोरी बनेगी, एरे न्यू कॉल्ड मैसेज आएगा, और वो जो एड्रेस स्टार्टिंग एड्रेस आया वो रिटर्न करके क्यू पॉइंटर में रिटर्न कर देगा। कहने का मतलब ये, इस इंटीजर एरे वाले फॉर्म के लिए ये वाला न्यू ऑपरेटर सबस्क्रिप्ट वाला कॉल होगा। फिर मैंने लिखा है डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट क्यू। डिलीट स्क्वायर ब्रैकेट क्यू के लिए कौन सा डिलीट ऑपरेटर कॉल होगा, ये वाला डिलीट ऑपरेटर कॉल होगा। P के पास, Q के पास जो एड्रेस आया है वो एड्रेस P के पास जाएगा, फ्री मेमोरी हो जाएगी, और क्या देगा, एरे डिलीट कॉल्ड, एरे डिलीट वाला, एरे वर्जन डिलीट वाला आपका कॉल हो गया आपका। फिर मैंने एक R पॉइंटर बनाया है और न्यू इंट लिखा है। इस स्टेटमेंट के लिए कौन सा न्यू ऑपरेटर कॉल करेगा, इंटीजर वाला कॉल करेगा या विदाउट इंटीजर वाला कॉल करेगा, क्योंकि इसमें हमने ब्रैकेट करके इंटीजर वैल्यू तो पास नहीं करी है, तो इसके लिए ये वाला न्यू ऑपरेटर कॉल होगा। तो एक 2 या 4 बाइट्स की मेमोरी बनेगी, न्यू ऑपरेटर कॉल्ड मैसेज आएगा और एड्रेस रिटर्न कर देगा R पॉइंटर के पास। फिर डिलीट R लिखा, R के पास जो एड्रेस आया है वो डिलीट होगा, कौन सा डिलीट कॉल करेगा, ये वाला डिलीट कॉल करेगा। ऐसे डिलीट P के लिए भी यही वाला डिलीट कॉल करेगा आपका, और आपका प्रोग्राम फिनिश कर जाएगा। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल में ये बताने की कोशिश करी है कि अगर आप न्यू ऑपरेटर और डिलीट ऑपरेटर को विद सिंगल पैरामीटर, विद इंटीजर पैरामीटर और विद एरे सबस्क्रिप्ट अगर आप बनाना चाहते हो तो आप ओवरलोड कर सकते हो। एक चीज और बताना चाहूंगा,
ये जो ऑपरेटर है, ये वाला जो न्यू ऑपरेटर है, ये वाला न्यू ऑपरेटर जिसमें एक सिंगल पैरामीटर है, ये ग्लोबल न्यू ऑपरेटर है। विदाउट एनी पैरामीटर वाला, मतलब एक सिंगल पैरामीटर ये सब कर रहा है, इंटीजर पैरामीटर सब नहीं कर रहा है, दो पैरामीटर सब नहीं कर रहा है, एक सिंगल पैरामीटर साइज अंडरस्कोर टी का पैरामीटर सब कर रहा है। ये ऑपरेटर अगर आपने एक क्लास बना दी और उस क्लास के लिए आप पॉइंटर टू क्लास बना के न्यू से मेमोरी एलोकेट कर रहे हो, तो ये वाला ग्लोबल कॉल होगा। अगर आपने न्यू ऑपरेटर उस क्लास के अंदर नहीं बनाया है तो ये वाला कॉल होगा। और अगर आपने उस क्लास के अंदर न्यू ऑपरेटर बना दिया है तो ग्लोबल नहीं कॉल करेगा, फिर न्यू और डिलीट जो आपने उस क्लास के अंदर बनाया है वो वाला स्पेसिफिक न्यू और डिलीट कॉल करेगा। कहने का मतलब ये, अगर आपने लोकल टू क्लास अगर न्यू और डिलीट ऑपरेटर बना दिया है फिर तो वो क्लास वाला ही कॉल करेगा। अगर आपने क्लास के अंदर न्यू और डिलीट ऑपरेटर को नहीं बनाया है फिर आपका ये वाला न्यू और डिलीट कॉल करेगा आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा कि न्यू और डिलीट ऑपरेटर को ओवरलोड करना है तो कैसे करना है। यानी लोकल ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर भी आपको मैंने समझा दिया है और ग्लोबल ओवरलोडिंग ऑफ न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर भी मैंने आपको बता दिया है। अब आइए अब देखते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग में जो आपका लास्ट टॉपिक है वो है आपका डाटा कन्वर्जन। डाटा कन्वर्जन का मतलब एक ऑब्जेक्ट को बेसिक टाइप में कैसे कन्वर्ट करना है और एक बेसिक टाइप को ऑब्जेक्ट में कैसे करना है। यानी बेसिक आपकी टाइप कौन सी होती है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल। तो आपने एक ऑब्जेक्ट को बेसिक में कैसे कन्वर्ट करना है और एक बेसिक को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट करना है। एक चीज और बताना चाहूंगा, न्यू ऑपरेटर आपका जो है मैंने यहाँ ओवरलोड करा है सिंगल सबस्क्रिप्ट के सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट का ही ओवरलोड करा है। अगर आप डबल स्क्वायर ब्रैकेट का अगर आप यहाँ बनाना चाहोगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डबल सबस्क्रिप्ट आपका ऑपरेटर आपका एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा परमिशन आपका C++ ने हमें अलाउ करके नहीं दिया है। तो डबल सबस्क्रिप्ट आप नहीं लिख सकते आप बेसिक टाइप के लिए, बेसिक टाइप के। और अगर आप ऑब्जेक्ट्स के लिए लिखना चाहो लिख तो सकते हो, लेकिन ओवरलोड आपका सिंगल सबस्क्रिप्ट ही होगा। कहने का मतलब ये, अगर मैंने डिस्टेंस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया D1 और उस D1 के साथ मैं डबल सबस्क्रिप्ट यूज करना चाहता हूं तो कैसे इवैल्यूएट करेगा C++ कंपाइलर। पहले वो इस D1 को इस सिंगल सबस्क्रिप्ट के साथ इवैल्यूएट करेगा और इसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को नेक्स्ट सबस्क्रिप्ट के साथ कंबाइन करेगा। कहने का मतलब ये, इस फर्स्ट जो ऑपरेट सबस्क्रिप्ट है इसका जो रिजल्ट है वो एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए और वो ऑब्जेक्ट के और जिस क्लास का वो ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास के अंदर भी एक सिंगल सबस्क्रिप्ट वाला आपका ऑपरेटर बना होना चाहिए। कहने का मतलब ये, आपको दो क्लासेस लेनी पड़ेंगी। पहली क्लास का ऑब्जेक्ट, पहली क्लास का जब आप बनाएंगे उसके अंदर भी एक सिंगल सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर बनाएंगे, दूसरी क्लास बनाएंगे उसमें भी सिंगल सबस्क्रिप्ट का ऑपरेटर बनाएंगे। पहली क्लास का ऑब्जेक्ट आप दूसरी क्लास के अंदर एम्बेड करेंगे और फिर दूसरी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिर उस दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट के साथ दो बारी सबस्क्रिप्ट आप लिख सकते हो। यानी नेस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट आपका करना पड़ेगा आपको अगर आपने डबल सबस्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के साथ यूज करना है। बेसिक टाइप के लिए तो आपका डबल सबस्क्रिप्ट ओवरलोड हो ही नहीं सकता आपका। तो ये आपका परमिशन डबल सबस्क्रिप्ट, आपका डबल सबस्क्रिप्ट कहने का मतलब ये, डबल सबस्क्रिप्ट आपका ऑपरेटर आपको C++ ने अलाउ कराई नहीं है डायरेक्टली ओवरलोड करना, चाहे बेसिक टाइप है चाहे आपकी यूजर डिफाइंड टाइप है आपकी। तो आइए आप देखते हैं डाटा कन्वर्जन। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डाटा कन्वर्जन।
डाटा कन्वर्जन्स कैसे करते हैं आप। फॉर एग्जांपल आपकी एक क्लास है, आपको ये क्लास मैंने पहले भी बताई है, डिस्टेंस क्लास बनाई है मैंने, और इसमें डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, और डिस्टेंस किस में मेजर कर रहा हूँ, फीट और इंचेस में मेजर कर रहा हूँ। डिस्टेंस और कैसे मेजर करते हैं आप, मीटर सेंटीमीटर में भी आप मेजर करते हैं। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 3.03 मीटर्स में कितने फीट इंचेस होते हैं, या किसी फीट इंचेस में कितने मीटर्स होते हैं, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। 3.0 क्या है, एक फ्लोट वैल्यू है, तो आपने फ्लोट वैल्यू को फीट इंचेस यानी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, या एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को फीट इंचेस को फ्लोट वैल्यू में मीटर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है ये इस एग्जांपल में कन्वर्जन ऑपरेटर के थ्रू बताया गया है। तो मैंने डिस्टेंस क्लास बनाई है, इससे पहले वाले एग्जांपल में मैंने डिस्टेंस ही बनाई थी, लेकिन मेरे ख्याल से C++ कंपाइलर के पास लाइब्रेरी में डिस्टेंस क्लास अवेलेबल पहले से ही है लाइब्रेरी के अंदर, तो इसलिए मैंने इस क्लास का नाम डिस्टेंस1 रख दिया है। तो आप प्रीवियस एग्जांपल जितने भी मैंने आपको करवाए हैं उनमें प्लीज आप डिस्टेंस ना रखते हुए डिस्टेंस1 कर लेना, ताकि वो डिफरेंशिएशन हो जाए आपका। तो ये डिस्टेंस1 क्लास है बनाया, डिस्टेंस1 क्लास बनाई है, इंट फीट इंटीजर है, इंचेस फ्लोट टाइप का है। फिर मैंने डिस्टेंस1, ये क्या है आपका कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि इसका जो नाम है और क्लास का जो नाम है सेम है, और ये विदाउट पैरामीटर है, तो ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ये क्या कर रहा है, फीट इंचेस को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन है वो भी क्या है, कंस्ट्रक्टर ही है, इसका जो नाम है क्लास का जो नाम है सेम है, पर इसमें एक पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है, फ्लोट टाइप की वैल्यू को एक्सेप्ट कर रहा है वो। एम में क्या होगा, मीटर्स आएंगे और ये कन्वर्जन करेगा, ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, वन आर्गुमेंट जो एम में मीटर्स आएंगे उसको कन्वर्ट करेगा फीट इंचेस में। कैसे कन्वर्ट करेगा अभी थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे कन्वर्ट करेगा। फिर मैंने एक डिस्टेंस1 एक और कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें दो पैरामीटर रखे, इंट एफ फ्लोट आई, एक इंटीजर पैरामीटर और एक आई फ्लोट टाइप का वेरिएबल, और जो f4i में आएगा वो फीट और इंचेस को असाइन हो जाएगा। तो ये तो तीन कंस्ट्रक्टर बनाए हैं, एक डिफॉल्ट, एक वन पैरामीटर, एक विद टू पैरामीटर। नेक्स्ट मैंने क्या बनाया है, शो फंक्शन बनाया है। शो फंक्शन क्या करेगा, फीट और इंचेस की वैल्यूज को सी आउट करेगा। लास्ट जो मैंने फंक्शन बनाया है ये एक ऑपरेटर बनाया है, और इस ऑपरेटर को क्या कहते हैं, इस ऑपरेटर का जो नाम है वो क्या है, आपका नाम फ्लोट है। जो इस ऑपरेटर का नाम है वही इसका रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप आप स्टार्टिंग में नहीं लिखेंगे, यही इसके नाम से ही डिसाइड हो जाता है कि इसका जो नाम है वो भी फ्लोट है और इसका जो रिटर्न टाइप है वो भी क्या है, फ्लोट है। जितने भी कन्वर्जन ऑपरेटर बनते हैं हमेशा उनका जो रिटर्न टाइप होता है उनके नाम से डिसाइड हो जाता है कि उनका क्या नाम है और क्या रिटर्न टाइप है। आपको स्टार्टिंग में डाटा टाइप लिखने की जरूरत नहीं है आपको। तो यहां पर मैंने एफ, इसमें क्या स्टेटमेंट काम करेगी अभी थोड़ी देर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब मेन देखते हैं। मेन में मैंने क्या किया है, डिस्टेंस1 क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया है D1, और D1 के ब्रैकेट में 3.2 मैंने 3.2 क्या करा है, मीटर्स पास कर दिए हैं, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट क्रिएशन टाइम पे एक पैरामीटर पास हो रहा है और वो भी एक फ्लोट वैल्यू पास हो रही है। तो इस एक पैरामीटर के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, एक पैरामीटर वाला फ्लोट एम वाला कन्वर्जन ऑपरेटर कंस्ट्रक्टर आपका, कंस्ट्रक्टर आपका वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर आपका फ्लोट वाला कॉल करेगा आपका। एम में क्या आ गया, 3.2 आ गया। जो 3.2 मीटर है इसको एक फैक्टर होता है, आपको अगर मीटर से फीट इंचेस में कन्वर्ट करना होता है उससे मल्टीप्लाई करना होता है। वो फैक्टर क्या है,
3.28, 3.28 को m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कहने का मतलब ये 3.28 इंटू 3.2, ये 9 या 10 पॉइंट समथिंग आएगा और वो एक फ्लोट वैल्यू बनेगी, वो मैंने f में स्टोर कर ली है। अब ये जो f में 10 पॉइंट या 9 पॉइंट जो वैल्यू आई है, इसका जो इंटीजर पार्ट है, इस f फ्लोट वैल्यू का जो इंटीजर पार्ट है वो फीट बनेगा। मान लो अगर 10.50 अगर आई वैल्यू आई है तो 10 क्या बनेगा, फीट बनेगा। और जो पॉइंट में वैल्यू आई है 0.50, उसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू एफ माइनस फीट, 12 इंटू एफ माइनस फीट। एफ में क्या है 10.50 है और फीट में क्या आया है 10 आया है। कहने का मतलब डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू आ जाएगी और इसको अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंचेस बन जाएगा। और ये फीट और इंचेस किसके होंगे, जिस ऑब्जेक्ट के लिए ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, D1 के लिए कॉल हो रहा है, तो ये फीट इंचेस D1 के माने जाएंगे। और D1 में क्या आ गया, 3.2 मीटर का फीट और इंचेस आ गया। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि 3.28 से मल्टीप्लाई करना होता है आपको मीटर से, और उसका जो इंटीजर पार्ट होता है वो फीट बनता है, और जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, इंचेस बन जाएगा। तो आपने एक बेसिक टाइप क्या थी, फ्लोट वैल्यू को यूजर टाइप में कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट करा, विद द हेल्प ऑफ वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। फिर मैंने एक D2 ऑब्जेक्ट बनाया, D1 डॉट शो करके मैंने 3.2 मीटर के फीट इंचेस जो बने हैं वो डिस्प्ले करें। फिर मैंने लिखा D2 इज इक्वल टू 2.3, D2 इज इक्वल टू 2.3। यहां पे इक्वल टू ऑपरेटर तो मैंने बनाया नहीं है, इस स्टेटमेंट के लिए भी D2 के लिए भी क्या करेगा, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेगा और 2.3 FM में जाएगा, 3.28 से 2.3 मल्टीप्लाई करेगा, इंटीजर पार्ट फीट बनेगा और फ्रैक्शनल पार्ट को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंचेस बन जाएगा। और ये किसके फीट इंचेस होंगे, जिसके लिए आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, किसके लिए कॉल हो रहा है, D2 के लिए कॉल हो रहा है, तो D2 के ये फीट इंचेस माने जाएंगे सेकेंड टाइम। तो कहने का मतलब ये कि आप चाहे ऐसे डिक्लेरेशन टाइम पे पास करो या इक्वल टू ऑपरेटर लिख के, इक्वल टू के साथ अगर आप D2 2.3 लिखेंगे तो भी इसके लिए क्या करेगा, वो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा कन्वर्ट करने के लिए। एक फ्लोट वैल्यू को एक यूजर टाइप वैल्यू फीट इंचेस में कन्वर्ट करने के लिए वो क्या करेगा, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को ही कॉल करेगा। फिर D2 डॉट शो करके मैंने D2 के फीट इंचेस जो आए हैं वो डिस्प्ले कर दिए। फिर मैंने क्या किया है, डिस्टेंस 1 टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया है D3, और D3 में फीट इंचेस क्या रखे हैं मैंने 2 और 10। इस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 2 पैरामीटर वाला, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा आपका, ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। F में 2, I में 10 और फीट इंचेस में 2 और 10 आ गया। और ये फीट इंचेस किसके होंगे, जिसके लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, किसके लिए कॉल हो रहा है, D3 ऑब्जेक्ट के लिए कॉल हो रहा है, तो D3 के फीट इंचेस में क्या आ गया, 2 और 10। फिर मैंने एक फ्लोट वेरिएबल m बनाया और D3 पे फ्लोट D3 पे कास्ट ऑपरेशन लगा दिया। अब D3 ऑब्जेक्ट को फ्लोट में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला कन्वर्जन ऑपरेटर कॉल हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो हमें कैसे कॉल करना चाहिए, D3 डॉट फ्लोट ब्रैकेट एम्प्टी ऐसे कॉल करना चाहिए, लेकिन हमें ये सिंटैक्स नहीं कंपाइलर ने प्रोवाइड किया है, हमें कास्ट ऑपरेशन वाला सिंटैक्स ही प्रोवाइड किया गया है। और जैसे आप ये सिंटैक्स लिखेंगे तो D3 ऑब्जेक्ट के लिए ये कन्वर्जन ऑपरेटर कॉल हो जाएगा। ये कैसे कन्वर्ट करेगा, 2 फीट और 10 इंचेस को, पहले F में इंचेस के मैंने फीट बना दिए, इंचेस के मैंने फीट बना दिए। कैसे, 10 को मैंने 12 से डिवाइड कर दिया और फ्लोट वैल्यू आ गई, और
एफ में मैंने एफ में जो वैल्यू आई है क्या ये इंचिस को फीट में कन्वर्ट किया वो, और जो फीट में आया है 2 यानी 2 प्लस 10/12 2 प्लस 10/12 एफ में क्या आया है, एफ में आया है 10/12। तो एफ में क्या आ जाएगा, एक फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाएगी, और उस फ्रैक्शनल वैल्यू को जब आप 3.28 से डिवाइड करेंगे तो एक फ्लोट वैल्यू आएगी, और वो फ्लोट वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही होगी, मीटर को रिप्रेजेंट कर रही होगी, और वो रिटर्न होगी किसमें कलेक्ट हो जाएगी, M3 में आ जाएगी आपकी। तो फिर मैंने उसके बाद m की वैल्यू सी आउट करी है। अगर आप m = d1 लिखेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, यानी फ्लोट और ब्रैकेट्स में ऑब्जेक्ट नहीं मेंशन करेंगे, m = d1 लिखेंगे, तब भी इस इक्वल टू ऑपरेटर के लिए भी वो क्या करेगा, इस कन्वर्जन ऑपरेटर को क्या करेगा, कॉल करेगा। तो d1 के लिए ये ऑपरेटर अपने आप कॉल हो जाएगा, फिर फीट इंचिस फ्रैक्शनल इंचिस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेगा, फीट में ऐड कर देगा, एक फ्लोट वैल्यू आएगी, उसको 3.28 से डिवाइड करोगे तो वो मीटर में आ जाएगा, और मीटर में आने के बाद मैंने उस मीटर को क्या कर दिया है, प्रिंट कर दिया। तो आपने एक यूजर टाइप को आपने किसमें कन्वर्ट करा, फ्लोट बेसिक डाटा टाइप में कन्वर्ट करा। कैसे कन्वर्ट करा, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑपरेटर। जब भी आपको एक बेसिक टाइप को यूजर टाइप में कन्वर्ट करना होता है, अगर आपको एक बेसिक टाइप को यूजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, और अगर आपने एक ऑब्जेक्ट को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करना है, तो आपका क्या यूज होता है, कन्वर्जन ऑपरेटर यूज होता है आपका। तो आई होप स्टूडेंट आपको एक कन्वर्जन ऑपरेटर समझ आया होगा कि कैसे आपने एक यूजर टाइप को बेसिक टाइप में कन्वर्ट करा तो कन्वर्जन ऑपरेटर कॉल होगा, और एक बेसिक टाइप को यूजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। आइए अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स ऑपरेटर डाटा कन्वर्जन्स के। आइए स्टूडेंट अब देखते हैं डाटा कन्वर्जन का एक और एग्जांपल। लास्ट एग्जांपल में मैंने आपको एक बेसिक टाइप को यूजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो आपको मैंने बताया वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करना पड़ता है, और अगर आपने एक यूजर टाइप को बेसिक में कन्वर्ट करना है तो आपको कन्वर्जन ऑपरेटर बनाना पड़ता है, जैसे मैंने आपको बताया फ्लोट आपने बनाया था। अब आइए देखते हैं कि अगर आपने एक यूजर टाइप को दूसरे यूजर टाइप में कन्वर्ट करना है तो कैसे करना है। तो आप ये एग्जांपल आपका एक यूजर टाइप को दूसरे यूजर टाइप में कन्वर्ट करने का एग्जांपल है, और इस एग्जांपल में आपने +1 +2 में पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये आपको पता है क्या होते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं और रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं। तो एक पोलर ऑब्जेक्ट को हम रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो ये इस एग्जांपल में मैंने आपको समझाया है कि कैसे एक पोलर ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करना है। पहले मैंने रेक्ट क्लास बनाई रेक्टेंगुलर के लिए। इस क्लास के अंदर x और y कोऑर्डिनेट बनाए, मैंने डबल टाइप के वेरिएबल बनाए। पहला मेरा क्या है रेक्ट, ये क्या है कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, एक्स वाई को 0 से इनिशियलाइज कर रहा है। दूसरा भी क्या है रेक्ट, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये दो पैरामीटर एक्सेप्ट कर रहा है पी और क्यू, और एक्स और वाई में पी और क्यू आ जाएंगे। और डिस्प्ले फंक्शन क्या कर रहा है, एक्स और वाई की वैल्यू को सी आउट कर रहा है। सिंपल सी क्लास है, कोई मुश्किल इसमें समझाने वाली बात नहीं है। फिर मैंने पोलर क्लास बनाई। पोलर के अंदर मैंने एंगल और रेडियस, पोलर में आप क्या मेंटेन करते हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में एक्स वाई मेंटेन करते हो, पोलर में एंगल और रेडियस होता है आपका। तो मैंने एंगल और रेडियस डबल टाइप के वेरिएबल बनाए।
पब्लिक मेंबर मैंने पोलर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया, ये एंगल और रेडियस को 0 असाइन कर रहे हैं। जो 2 पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है, जो a और r में आएगा वो एंगल और रेडियस में आ जाएगा। और शो फंक्शन क्या कर रहा है आपका, एंगल और रेडियस को सी आउट करेगा। और ये मैंने क्या बनाया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसके आगे मैंने कोई रिटर्न टाइप नहीं लिखा है, इसका नाम क्या है, रेक्ट क्लास का नाम रखा है। जो इसका नाम है वही क्या है, इसका रिटर्न टाइप है। तो ये मैंने कन्वर्जन ऑपरेटर बना दिया है पोलर क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे पोलर ऑब्जेक्ट का पोलर क्लास के ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये कैसे काम करेगा अभी बताऊंगा। मेन में मैंने क्या किया है, P1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। किस टाइप का ऑब्जेक्ट बनाया, पोलर क्लास का। और मैंने 10 एंगल पास कर दिया और रेडियस मैंने 0.7854 पास कर दिया। ये जो आप एंगल पास कर रहे हैं ये आपको डिग्री में नहीं पास करना है, रेडियंस में पास करना है। आपको रेडियंस में पास करना है एंगल, डिग्री में पास नहीं करना है, क्योंकि ये जो इनबिल्ट फंक्शन है कॉस और साइन ये रेडियंस में काम करते हैं, डिग्री पे काम नहीं करते हैं। तो ये मैंने एंगल की वैल्यू 10 पास करी और रेडियस में 0.7854 पास करा। रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया R1। तो ये जब पोलर क्लास का P1 ऑब्जेक्ट बनाया उसके एंगल और रेडियस किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, 10 और 0.78 A और R में आ जाएंगे और A और R एंगल और रेडियस में असाइन हो जाएंगे। और ये एंगल और रेडियस किसका है, जिसके लिए किस ऑब्जेक्ट का है, जिस ऑब्जेक्ट के लिए कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, किसके लिए कॉल हो रहा है, P1 के लिए कॉल हो रहा है। तो ये एंगल और रेडियस किसके होंगे, P1। तो एंगल में 10 आ गया और रेडियस में 0.7854 आ गया। रेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया R1 और इसके XY में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्योंकि R1 के लिए कंस्ट्रक्टर कौन सा चलेगा, डिफॉल्ट चलेगा। और डिफॉल्ट क्या करेगा, XY को 0 से इनिशियलाइज कर देगा। अब मैंने स्टेटमेंट लिखी R1 इज इक्वल टू P1। अब P1 ये स्टेटमेंट हम नहीं लिख सकते अगर मैंने ये कन्वर्जन ऑपरेटर नहीं बनाया है तो, लेकिन क्योंकि बना रखा है तो ये स्टेटमेंट ऐसे लिखो, R1 इज इक्वल टू P1 लिखो या R1 इज इक्वल टू रेक ऑफ P1 लिखो। इन दोनों स्टेटमेंट के लिए वो क्या करेगा, इस कन्वर्जन ऑपरेटर को कॉल कर लेगा। किसके थ्रू कॉल करेगा, किस ऑब्जेक्ट के लिए कॉल करेगा, P1 के थ्रू कॉल होगा ये कन्वर्जन ऑपरेटर। तो आपका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर दिए। r cos थीटा होता है x और r sin थीटा होता है y। तो रेडियस और एंगल किसके होंगे, P1 के होंगे, क्योंकि P1 के लिए रेक कॉल हो रहा है। तो रेडियस इंटू कॉस ऑफ एंगल निकालेगा वो x आ जाएगा, रेडियस इंटू साइन ऑफ एंगल निकालेगा वो y आ जाएगा। और मैंने फिर क्या किया है, रिटर्न किया है। क्या रिटर्न किया है, रेक क्लास के 2 आर्गुमेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा हूं डायरेक्टली। तो यहाँ ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एक्सप्लिसिटली कॉल कर रहा हूं। और जब भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा और यहाँ उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, नेमलेस ऑब्जेक्ट बनेगा। वो नेमलेस ऑब्जेक्ट के x और y किससे इनिशियलाइज हो जाएंगे, इस x और y से इनिशियलाइज हो जाएंगे। और वो रिटर्न करके किसमें रिटर्न कर देगा, R1 में कॉपी कर देगा x और y कोऑर्डिनेट जो भी नेमलेस ऑब्जेक्ट के आए होंगे। और R1 डॉट शो करके मैंने क्या करा, x और y कोऑर्डिनेट को डिस्प्ले कर दिया। तो इसमें मैंने एक यूजर टाइप पोलर टाइप को मैंने रेक अनदर क्लास के ऑब्जेक्ट R1 में रेक क्लास के ऑब्जेक्ट R1 में कन्वर्ट करा। कैसे करा, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑपरेटर।
ये कन्वर्जन ऑपरेटर के थ्रू मैंने बताया। ऐसे आप अगर आप यूजर टाइप को दूसरे यूजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए आप एक वन आर्गुमेंट का सेक्टर भी बनाना चाहो, उसके थ्रू भी कन्वर्जन करना चाहो तो वो भी पॉसिबल है। लेकिन वो कन्वर्जन फिर ऑपरेटर से अगर आपको नहीं करना है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से करना है, लेकिन वो वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कहां बनेगा? पोलर क्लास के अंदर नहीं बनेगा। पोलर मेरी सोर्स क्लास है, सोर्स क्लास मतलब जिसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, और डेस्टिनेशन क्लास क्या है? मेरी रैक क्लास है। अगर आप कन्वर्जन ऑपरेटर बनाते हैं तो आप सोर्स क्लास में लिखेंगे, और अगर आप वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कन्वर्जन करना चाहते हैं तो फिर आप डेस्टिनेशन क्लास में लिखेंगे वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को। कहने का मतलब ये, इसमें आप एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे रैक, और उसमें क्या करेंगे? पोलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना के कन्वर्जन करेंगे। तो रैक आप एक पोलर टाइप का ऑब्जेक्ट पे वन आर्गुमेंट का कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, और वो वन आर्गुमेंट किस टाइप का होगा? पोलर टाइप का होगा। कहने का मतलब ये, जब आप एक यूजर टाइप को अनदर यूजर टाइप में कन्वर्ट करते हो तो आपके पास दोनों मेथड अवेलेबल होते हैं कि आप कन्वर्जन ऑपरेटर यूज कर लो, चाहे वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज कर लो। दोनों इकट्ठे यूज नहीं करने हैं, कोई एक ही यूज करना है। और कौन सा यूज करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि कन्वर्जन ऑपरेटर बनाओगे तो सोर्स क्लास के अंदर बनाओगे, और अगर आप वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर से बनाओगे तो वो डेस्टिनेशन क्लास में बनाओगे। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि कन्वर्जन ऑपरेटर बनाना है या वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना है? कई बार क्या होता है कि हमारे पास एक ही क्लास अवेलेबल होती है। सपोज जैसे मेरे पास पोलर है, रैक क्लास लाइब्रेरी की फॉर्म में मुझे मिली हुई है, तो अगर आपकी पोलर क्लास अवेलेबल है तो सोर्स क्लास अवेलेबल है, तो फिर आपके पास ऑप्शन क्या बच जाएगी? सिर्फ कन्वर्जन ऑपरेटर की ऑप्शन बच जाएगी। अगर रैक क्लास अवेलेबल है तो वन आर्गुमेंट वाली ऑप्शन बच जाएगी। अगर दोनों क्लास अवेलेबल है तो फिर आप कोई भी कंसेप्ट यूज करते हुए, चाहे कन्वर्जन ऑपरेटर चाहे वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर यूज करते हुए आप कन्वर्जन कर सकते हैं, पोलर को रैक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा। अब वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर कैसे कन्वर्ट करना है, ये आपके लिए असाइनमेंट है कि कैसे आप वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर के थ्रू कन्वर्ट करना चाहते हैं एक पोलर ऑब्जेक्ट को रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट में। तो ये आपके लिए एक असाइनमेंट है, ये आपको खुद करना है, एग्जांपल बनाना है, वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बनाना, पोलर टाइप का आपको पैरामीटर रखना है और आपको फिर कन्वर्जन करनी है। तो आई होप स्टूडेंट आपको समझ आया होगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग में क्या होता है। सारे ऑपरेटर ओवरलोड हो सकते हैं। कौन से ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता, डॉट ऑपरेटर नहीं हो सकता, डॉट स्टार नहीं हो सकता, साइज ऑफ नहीं हो सकता, और एक कंडीशनल ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकता। ये 4-5 ऑपरेटर ओवरलोड नहीं हो सकते, और जितने भी सारे ऑपरेटर बचे सारे के सारे ऑपरेटर क्या हो सकते हैं? ओवरलोड हो सकते हैं। ये 4-5 ऑपरेटर ही ओवरलोड नहीं हो सकते। तो आई होप स्टूडेंट आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग का काफ़ी अच्छी तरह से आइडिया लगा होगा। अगर आपको मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी और अगर आपकी नॉलेज में कुछ ऐड हुआ तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।